गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। तो आप बताएं, आप कैसे हैं? आप सभी बढ़िया हैं, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ये हमारा चैंपियंस एकेडमी है, ठीक है, जिसमें आप सभी ने काहे की क्लास पढ़ रहे हैं। अभी अभी आपका क्लास है पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी का जो है हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर चल रहा था, जिसका क्लास नंबर 2 है। मौलिक अधिकार छोटा सा नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा क्या है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। तो एक आध दो क्लासेस और लगेंगे। मौलिक अधिकार को बेसिक से डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ये अधिकार जो है सभी के लिए आवश्यक है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़वाई करेंगे, वो तो आपके लिए याद ही करेगा। और यदि आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, अदर अदर पर्सन हैं, तो भी आप इसको क्या करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में जानना आपको भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप जान सकेंगे कि आपका जो है भारत में क्या क्या अधिकार है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई आपका हनन नहीं कर सकता है अधिकारों का। ठीक है, तो इस चीज़ को बारे में जानने में क्या है, सभी को आवश्यक होता है। तो ये हमारा क्लास नंबर 2 है। और आप सभी को पता है कि आपके जो है पुलिस का जो है पेपर, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा रहे हैं। आपके जो है एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो आप इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है पॉलिटी जिस परीक्षा में आता है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्लास को जो है पूरे एंड तक देखना है। यदि स्टार्ट में आप क्लास में जुड़े हैं तो आप यही सोच के जुड़े होंगे, मैं मानता हूँ कि आपको जो है इस बार सिलेक्शन लेना है। आप यही सोच के क्या किए होंगे, आपने इस वीडियो के साथ जुड़े होंगे। तो आप भरोसा रखें, लास्ट तक आप जुड़े रहें, इसमें लास्ट तक बने रहें, पूरे डिटेल में पढ़िए, समझिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस होंगे, जो क्लासेस होंगे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहले उसको पढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, क्लास को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास को देखेंगे तो हमें पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपके साथ आएगा। तो बताएं, आप लोग ये सब चीज़ कर लेंगे और आप क्लास को ज़रूर लाइक किया करें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि वीडियो को जो है आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है क्लास को पूरे एंड तक कंटिन्यू देखना है, पूरा देखना है, बीच में से छोड़ के भागना नहीं है। यदि आप बीच से छोड़ के भागते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन, आप खुद ही क्या कर लेंगे, अपना सिलेक्शन कैंसिल कर लेंगे। तो आपको अपनी सिलेक्शन पक्की करनी है, तो आपको कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना है। तो इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है दोस्त। तो चलें, हम अब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है आज हमारा क्लास है मौलिक अधिकार का। किसका है? मौलिक अधिकार का। कौन सा है? क्लास नंबर 2 है, जिसको हम आज आपके साथ मिल कर के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप मुझे बताएंगे, चलिए आप मुझे बता दीजिए कि आपने यदि कल की क्लास देखे हैं तो बताएं कि आज जो है ये कहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और दूसरी बात ये कि यदि आपको कोई सा भी क्लास, कोई सा भी लेक्चर यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, द चैंपियंस एकेडमी के चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पर आप जा कर के सारे क्लासों को, सारे सब्जेक्ट का जितने इसमें हैं उसको आप देख सकते हैं, उनके बारे में आप जानकारी लें और अपने स्टडी को और स्टूडेंटों से ज़्यादा बेहतर बनाएं। यही हमारी क्या रहता है, अपेक्षा रहता है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मूल अधिकार। किसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्त? तो मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसको हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे।
कि हमने कितने प्रकार के मूल अधिकार पढ़े थे, तो हमने 6 प्रकार के मूल अधिकार पढ़े थे जो कि अभी वर्तमान में है। पहले हमारे जो है संविधान में हमारे लिए 7 मूल अधिकार बनाए गए थे। जो एक मूल अधिकार था कौन सा, आपका संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया है, तो उसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उस संपत्ति के अधिकार को जो है आपके कानूनी क्या बना दिया गया है, हाँ, तो उसको क्या बना दिया गया है, किसको, संपत्ति के अधिकार को, तो उसको आपका जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 300 का के तहत, किसके अनुच्छेद मैं बता दूं, जो है आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, तो संपत्ति का जो अधिकार था इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसके तहत, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 का के तहत क्या कर दिया गया, तो इसको बना दिया गया है कानूनी कानूनी अधिकार। इतनी बातें मैंने आपको कल आपको क्लास में पूरे डिस्कशन कर दिए हुए थे, तो ये सब चीज़ें आप जो है कल की क्लास में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मूल अधिकारों के बारे में जो हमारे संविधान में हमारे लिए वर्तमान में दिया गया है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे संविधान के जो मूल अधिकार है, यहाँ पे लिख देते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार जो हैं कौन कौन से हैं, तो इसको हम बढ़िया से डिजाइन करके देख लेते हैं। ये मूल अधिकार हैं, आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं आपका समता का अधिकार। कौन सा आ जाता है सबसे पहले दोस्त, तो आपका आ जाएगा समता का अधिकार, समता का अधिकार। क्या आ जाएगा, समता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको मिल जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ से, आपको 14 से 18 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो 14 से आपको 18 तक मिल जाएगा क्या, आपका समता का अधिकार। क्या मिल जाएगा, समता का अधिकार जो है आपको कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये चीज मैं आपको कल भी बताया हुआ था, ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक कौन सा अधिकार आता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका पहला, ये आपका पहला अधिकार हो जाएगा। दूसरा अधिकार हम देख लेते हैं कि दूसरा आपका आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम इसी को क्यों बताते हैं, क्योंकि इसमें अनुच्छेद ऐसे हैं, इस अनुच्छेद के बाद ये अनुच्छेद में कौन सा अधिकार आता है, इसलिए हमने आपको ऐसा बता रहा है कि स्वतंत्रता के, समता के अधिकार के बाद क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो है अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद कौन से, 19 से लेकर के आपका कहाँ तक देखने को मिल जाएगा, तो 19 से लेकर के आपका 22 तक जो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का अधिकार आ गया, तो ये आपका दूसरा है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा, तो तीसरा आपका आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आ जाएगा, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 से, अनुच्छेद 23 से कहाँ तक, 24 तक। कहाँ तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक क्या आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका जो है तीसरे नंबर का है। यहाँ पे इसके आगे हम देख लेते हैं
तो आगे इसके आगे आपका आ जाएगा कौन सा, तो इसके आगे आ जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नहीं, 24 के बाद आपका आता है कौन सा, तो 24 के बाद यहीं पे लिख लेते हैं हम। 24 के बाद आपका आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से आता है ना। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक आ जाएगा, तो ये आपके आ जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये कौन सा है, तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से जो है ये कहां से कहां तक उल्लिखित है, तो आपके अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक क्या है, उल्लिखित है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में आगे एक एक करके जो अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे, तो आप विशेष करके ध्यान दिया करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, तो इसके बाद आपका आ जाएगा संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो ये आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 29 से 30 तक, कहाँ तक, अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया हुआ है। क्या है, आपको ये बातें समझ में आ रहे हैं, इस आपने पुरानी क्लास, कल की क्लास जो है यदि देखे होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से रिकॉल हो पा रहा होगा कि आपने ये सब को मैंने आपको एक एक करके बताया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट वाला, लास्ट में कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आ जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, केवल 32। क्या, केवल 32। सर 31 कहाँ गया, तो 31 से हमारा जो है संपत्ति का अधिकार यहाँ से कैंसिल करके क्या बना दिया गया है, तो उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वो अनुच्छेद 300 का में उल्लिखित है, ठीक है। ये आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 6 हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं, जिनके बारे में आज हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका कौन सा अधिकार, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा समता का अधिकार। किसका, समता का अधिकार। इसको हम क्या बोलते हैं, समता का अधिकार कहाँ तक है मैं बता दूं, समता समता का अधिकार, समता का अधिकार ये है आपके 14 से कहाँ तक, 14 से 18 तक। कहाँ तक है, 14 से 18 तक क्या दिया है, समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमको दिया गया है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में आपको दिया गया है विधि के विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसको हमको क्या किया गया है, दिया गया है।
किसमें, अनुच्छेद 14 में। तो इसको अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो है विधि के समक्ष जो समता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का के समान क्या करना होगा, समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो भारत सरकार है या भारत के कोई मतलब राज्य, मतलब भारत होता है, यहाँ पे राज्य का मतलब क्या होता है, भारत होता है। तो जो राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब जो राज्य क्षेत्र हैं, इसमें से किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, यदि जैसे कोई भी विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से जो समानता दिया गया है, इससे क्या नहीं करेंगे, इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त संरक्षण को केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। पता है इसमें जो दिया है, क्या दिया है इसमें, जो संरक्षण अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के द्वारा जो संरक्षण प्राप्त है वो केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, यह बल्कि जो है सभी व्यक्तियों पर वो होता है, लागू होता है, कि जिसमें यह मतलब कि जैसे कि मैं आपको समझा दूं इसको, कि यह जो विधि के समक्ष जो समता होता है, जो समानता होता है, इसको क्या कहते हैं, एक समानता, समानता इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो ये समानता है, ये केवल नागरिकों के लिए हद तक ही सीमित नहीं है। नागरिकों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नागरिकों का मतलब होता है कि जो भारत के पूरे नागरिक होंगे, जो भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जो भारत के जिनके नागरिकता है, नागरिकता के बारे में मैं आपको बताया था, उनके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। अब यहाँ पे व्यक्तियों शब्द का आता है कि सभी व्यक्तियों का पर लागू होगा। तो व्यक्तियों का तात्पर्य होता है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि निगम, कंपनी, नागरिक और देसी विदेशी जो होते हैं, उन नागरिकों में से क्या होता है, जो ये हम व्यक्ति बोलते हैं उसको, इससे तात्पर्य ये होता है। क्या आपको समझ में आई? मैं यहाँ पे लिख के समझाऊंगा आपको तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलें तो अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है, भारत, यहाँ पे लिख लेते हैं, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी, राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता या विधियों के समान, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति हो या कोई नागरिक हो, इसको समान क्या मिलेगा, समानता मिलेगा सभी को। ना कि कोई नागरिक है उसको अलग मिलेगा, कोई विदेशी नागरिक है उसको अलग मिलेगा, कोई जो है कंपनी का मालिक है या फिर कोई बड़ी कंपनी है उसको अलग मिलेगा समानता, कोई निगम का जो है अधिकारी है, ऑफिसर्स हैं, उनको अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। समानता का अधिकार मतलब सभी को, सभी व्यक्तियों को बराबर समानता मिलेगा, चाहे वो निगम का हो, निगम का अधिकारी हो, या कंपनी का मालिक, कोई कंपनी हो, या फिर कोई नागरिक हो, चाहे कोई विदेशी। इसमें से मैं बता दूं
इस अनुच्छेद के अनुसार जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो है सभी को चाहे सभी को मतलब सभी को संरक्षण बराबर मिलेगा। सभी को संरक्षण क्या है, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो है, इस अनुच्छेद के अनुसार या द्वारा, इस अनुच्छेद के द्वारा क्या है, जो प्राप्त संरक्षण जो है वह केवल नागरिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। बल्कि यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? यह जो है सभी व्यक्तियों पर क्या होता है, लागू होता है। इसमें व्यक्ति से तात्पर्य क्या है पता है? व्यक्ति, नागरिक तो आप समझ गए होंगे कि भारत का नागरिक, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आता है। क्या है? भारत का नागरिक। और इसमें जो है आ गया व्यक्ति, कि अब यह भारत के नागरिक तक तो सीमित बता दिया गया था। यह व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति चाहे, व्यक्ति का यहाँ तात्पर्य है, व्यक्ति का मतलब है कि चाहे वो निगम का हो, किसका? निगम का हो, चाहे वह कंपनी का हो, और चाहे कोई नागरिक हो, और चाहे वह विदेशी हो, सभी के लिए क्या होगा? बराबर समता होगा। विदेशी नागरिक हो तो ये सब के लिए क्या होगा? बराबर समता होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? बिल्कुल इतनी चीजें आप सबको समझ में आ गया होगा। ये जो सारे व्यक्ति हैं इनके लिए जो है क्या होगा? समान विधि नियम कानून होगा, सभी के लिए समान विधि लागू होगा। ये सभी व्यक्तियों के लिए जो है, सभी व्यक्तियों के लिए समान क्या होगा? समान विधि लागू होगा। क्या आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा? ठीक है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति होगा। किसी भी व्यक्ति को क्या? विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति क्या करता है? विधि को या फिर नियम को जो है उल्लंघित करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, और यदि नहीं करता है तो उसको क्या किया जाएगा? दंडित नहीं किया जाएगा। यह जो समता का अधिकार है, आपका जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विधि के समक्ष समता की अवधारणा को कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ये चीजें आपको याद रखना है।
इसीलिए मैंने इसको डार्क से लिख दिया है, अलग से हाईलाइट करके। क्या करना है इसको, विधि के समक्ष जो है इसमें चल नहीं रहा यार। विधि के समक्ष समता की अवधारणा को कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। इसमें विधि का वही अर्थ है जो डाइसी के विधि के का शासन जो है, रूल रूल है, नियम है। जो विधि का अर्थ विधि या न्याय की अवधारणा से है। विधि का इसमें अर्थ क्या है, यहाँ पे विधि का मतलब क्या है, तो विधि का मतलब मैं आपको बता दूं, विधि का मतलब है न्याय, न्याय या अवधारणा से है। किससे है, न्याय या अवधारणा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। विधि का मतलब क्या है, न्याय, न्याय नियम, मतलब नियम कानून, इससे मतलब क्या है, विधि का मतलब है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। विधि के शासन से मतलब क्या है, जो विधि के शासन है, विधि के शासन से मतलब है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कानून क्या है, सर्वोपरि है। यह लोगों पर शासन समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन, विधि के शासन, आप एक शब्द सुने होंगे मेरे मुंह से या फिर लिखे भी होंगे यहाँ मैंने, जो विधि के शासन है, क्या, विधि के शासन, विधि के शासन, इसका मतलब क्या है, तो विधि के शासन का मतलब है कि जो है कानून क्या है, कानून सर्वोपरि है। कानून सर्वोपरि, सर्वोपरि का मतलब क्या है, सर्वोपरि। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, कानून सर्वोपरि, सर्वोपरि का आशय ये है कि कानून सर्वोपरि का मतलब है कि कानून सभी के लिए, कानून सभी सभी के लिए समान है। क्या है, सभी के लिए समान है। कानून क्या है, सभी के लिए समान है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई। कानून क्या है, जो यहाँ विधि के शासन से मतलब है, जो विधि के शासन है, इससे मतलब है कि कानून सर्वोपरि है। और कानून सर्वोपरि का मतलब क्या है कि कानून जो है सभी के लिए क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह एक क्या है, नकारात्मक विचार है, क्योंकि समता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले, ये क्या है, ये एक क्या है, नकारात्मक जो है सोच है, विचार है। क्या है, ये एक नकारात्मक विचार है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नकारात्मक विचार ऐसे है कि जैसे कि सबको तो समानता का दे दिया जाएगा अधिकार, लेकिन जो है समानता के अधिकार के कारण हमारे जो गरीब भाइयों हैं, गरीब है, जो पिछड़े हैं, मजदूर है, वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको क्या है, बराबर समानता देने के लिए, यदि ये समानता जो है इनको नहीं मिलेगा तो क्या है, इनको दिक्कतें आ जाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, यह एक कहा जाए तो एक हिसाब से नकारात्मक विचार भी है, लेकिन इनके लिए जो हमारे विभिन्न परिस्थितियों के लोग होते हैं, जैसे कि आपके गरीब हो गए, पिछड़े लोग हो गए, और आपके जो है क्या, मजदूर वर्ग के लोग हो गए, ठीक है, ये लोग इससे क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इसीलिए इनको क्या किया गया है, इसको जो है समता का अधिकार बनाया गया है, ताकि इनको जो है दिक्कतें ना हो। समान जो है कानून, जैसे पहले क्या होता था कि जो गरीब होते थे उनके लिए कानून से बराबर नहीं माना जाता था, उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, और वो लोग क्या हो जाते थे, प्रताड़ित होके, या तो फिर कुछ उनको दिक्कतें हो जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें आते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है समता के अधिकार के वजह से जो है इनको क्या मिलता है, बराबर जो है अधिकार मिलता है, कि नियम कानून का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको सही रहेगा। यह एक क्या है, यह एक नकारात्मक विचार है। क्या है, यह एक
यह एक नकारात्मक क्या है, विचार है। ठीक है, नकारात्मक विचार है क्योंकि क्योंकि समता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों व्यक्तियों जैसे गरीब हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, गरीब पिछड़े मजदूर एवं जनजाति, पिछड़े मजदूर, जनजाति, ठीक है, पिछले मजदूर एवं वंचित वर्ग, क्या है, जनजाति नहीं है, वंचित, वंचित वर्ग है, क्या है, वंचित वर्ग पर एक समान वंचित वर्ग पर एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। उचित नहीं है। यदि इनके गरीबों के ऊपर एक समान जो है, क्या है, जो बराबर नियम कानून बना देंगे तो इनको क्या है, बराबर जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं ये इनको क्या करेंगे, दबा डालेंगे। तो ये जो विधि के जो नियम है, नियम कानून है, जो विधि के समक्ष है, विधि ये नियम के समक्ष समानता का अधिकार तो बराबर सबको मिलना चाहिए, बराबर है, समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये जो पिछड़े वर्ग है, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, इनके लिए थोड़ा सा क्या है, ये कानून स्ट्रिक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगे। इसलिए इसमें क्या किया गया है कि ये थोड़ा सा नकारात्मक कहला जाता है कि इनको इनके लिए यदि कानून ऐसा स्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा कि ये लोग आगे उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनको ऐसा अपने संविधान में लिखा गया है। और विधि के समान जो संरक्षण है, मैं आपको बता दूं, विधि के समान जो संरक्षण है, विधि के समान जो संरक्षण है, यह एक क्या है, सकारात्मक विचार का है। इसे यदि सकारात्मक भेदभाव के साथ समान व्यवहार तथा समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह विचार अमेरिका से लिया गया है। जो हमारा क्या दिया गया है, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान विधि के समान जो संरक्षण है, विधि के समान क्या है, संरक्षण है, यह विचार क्या है, सकारात्मक है। क्या है, सकारात्मक है। विधि के समान जो संरक्षण है, यह क्या है, सकारात्मक है। इससे क्या है, इससे क्या होगा, मैं आपको बता दूं, इससे जो है सकारात्मक भेदभाव के साथ जो है समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। इससे ये पता चलता है विधि के समान जो संरक्षण है, इसमें जो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार,
इसका मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा। यह जो विचार है, ये जो आपका विचार है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, यह विचार आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। यह विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। इसका उद्देश्य है कि समाज से वंचित वर्गों का जो है विकास की मुख्य धारा पर क्या करना? सम्मिलित करना। जो समाज से वंचित लोग हो गए हैं, उनको क्या है? विकास की धारा पर क्या करना? लाना। इसका जो है यह संरक्षण विधि के समान संरक्षण, इसका जो है मुख्य विचार क्या है? तो इसका विचार यही है कि जो समाज से वंचित लोग हैं, समाज से वंचित लोगों को क्या करना? वंचित लोगों को क्या करना? ऊपर उठाना, और क्या करना? जो है विकास की मुख्य धारा पर क्या करना? सम्मिलित करना। ये समाज से वंचित लोगों को क्या करना? जो है विकास की मुख्य धारा पर लाना। विकास की मुख्य धारा पर क्या करना? विकास की मुख्य धारा पर इनको लेकर के आना, ताकि ये लोग भी क्या कर सकें? विकास कर सकें। बताएं, आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है। इस उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ भेदभाव संभव है, इसलिए इसे प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है। ये जो है, यदि अपन गरीब हैं, गरीबी को जो है ऊपर उठाएंगे, तो इससे जो बड़े लोग हैं उनको क्या करेगा? थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है। प्रतिलोम भेदभाव क्या कहा जाता है? प्रतिलोम भेदभाव। क्योंकि जो है, यदि आप गरीबों को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे, तो जो बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, उन पे क्या करेगा? उन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, जिस वजह से इसको क्या कहा गया है? प्रतिलोम भेदभाव कहा गया है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी? अब चलते हैं हमारा जो है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 15 की ओर। किसमें चलते हैं हम? तो हम चलते हैं अब अपने अनुच्छेद 15 की ओर। देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यह क्या करता है? तो यह धर्म, जाति, यहाँ पे लिख दे रहा मैं, धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। क्या करता है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद करेगा, तो उसका क्या करता है? ये प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है राज्य को आदेश दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। बताएं, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि जो है अनुच्छेद 15 क्या करता है हमारा? अनुच्छेद 15 जो है राज्य को आदेश करता है। किसको? राज्य को आदेश करता है कि कोई भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर में जो है विभेद नहीं करेगा, किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। इसका क्या है? प्रतिषेध करता है शासन हमारा। तो इस चीज का उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 15। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि महिलाओं को जब
मातृत्व अवकाश दिया जाता है। कब? जब मातृत्व अवकाश दिया जाता है। कब दिया जाता है? यह केवल लिंग तक ही सीमित है। जब वह मतलब कि माता बनने वाली होती हैं तब उनको क्या दिया जाता है? मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है इससे। तो किंतु ये क्या है? अवैध तो है नहीं। ये आप सब जान रहे होंगे कि ये अवैध तो है नहीं। और ये पुरुषों में क्या है? लागू नहीं होता है। तो पुरुष जो है महिलाओं के जैविक अंतर के लिए क्या करते हैं? उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा दी गई है कि इसको जो है महिलाओं को क्या किया जाए? क्या दिया जाए? छूट दिया जाए। तो इस वजह से इसको क्या किया गया है कि धर्म मूल वंश, ये लिंग पर आधारित है ना। मैं बता रहा हूँ, जो महिलाओं वाली बात बता रहा हूँ कि महिलाओं को क्या है? मातृत्व अवकाश दिया जाता है, ये लिंग पर आधारित है। तो इसका कोई विभेद नहीं करेगा। इसका क्या है? कोई विभेद नहीं कर सकता, उनको छुट्टी मिलेगा। ऐसा हमारे अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? दिया गया है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? अब चलते हैं हमारा जो है अनुच्छेद 16 की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? अनुच्छेद 16 की ओर। एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे कि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, भूलेगा नहीं दोबारा से आपको। अनुच्छेद 16 में आपको दिया गया है, अनुच्छेद 16 में आपका कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। किसके विषय में? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगा। ठीक है, क्या अवसर की समता होगा? किसकी? इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब है लोक नियोजन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, लोक नियोजन में अवसर की, लोक नियोजन के विषय में ऐसे लिख लेते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे लोगों को क्या किया जाता है, किसी चीज में नियुक्ति दी जाती है तो उसके लिए जो है नियोजन का मतलब क्या है? कहीं भी उसको जो है नियुक्ति की जाए या फिर कहीं भी उसको पदस्थ किया जाए। तो कोई भी यदि जॉब में होने के लिए या फिर अधिकारी बनने के लिए या फिर किसी पॉलिटिक्स में जाने के लिए जो है, ये इसमें क्या दिया गया है? लोक नियोजन का शब्द यही होता है कि लोक में आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जो है सभी नागरिकों को राज्य के अधीन क्या दिया गया है? रोजगार के अवसर में भी जो क्या दिया गया है? इसमें बराबर की जो है समता दिया गया है। तो जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसमें सभी को, जो लोग होंगे सभी लोग होंगे, उसको क्या किया जाए? जो भारत के नागरिक होंगे मतलब उनको जो है क्या दिया जाएगा? अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समता दिया जाएगा, अवसर की समानता दिया जाएगा, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गया? अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के विषय में जो है क्या है? उनको बराबर अवसर दिया जाएगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 16 ए, अनुच्छेद अनुच्छेद 16(1) इसमें क्या कहा गया है? तो इसको मैं बता दूं, अनुच्छेद 16(1) में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगी। क्या बोला गया है? सभी नागरिकों को राज्य के, सभी नागरिकों को किसके? राज्य के अधीन नियुक्ति, राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में, एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी, अवसर की
समानता होगी, कि सबको बराबर जो है रोजगार वगैरह जो है सभी को बराबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? समानता होगी। इसमें जो है रोजगार भी मिलेगा और सबको बराबर समान तरीके से क्या किया जाएगा? नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो कोई भी वर्ग का कोई भी नागरिक हो। तो इस चीज के विषय में आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 16 ए में क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। अब बात करते हैं, हमारा आता है अनुच्छेद 16 बी। अनुच्छेद 16 बी या फिर 2, इसमें क्या कहा गया है? तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? इसमें 16 बी में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो देश के सभी नागरिक हैं राज्य के अधीन नियुक्त, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, राज्य के अधीन नियुक्त, राज्य के अधीन नियुक्त और राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ क्या केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के जो है जन्म स्थान क्या है? आदि के आधार पर, एक और लिख लेते हैं, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव क्या क्या है? नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी व्यक्ति नागरिक के साथ जो है किसमें के साथ केवल, ये केवल लिखाया है ना, केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका जो है 16 बी में स्पष्ट कर दिया गया है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आता है हमारा अनुच्छेद 17। क्या आता है आपका? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आपका लिखा गया है, यहाँ पे अनुच्छेद 17 पे आपको स्पष्ट किया गया है क्या? अस्पृश्यता का अंत। क्या किया गया है? अस्पृश्यता का क्या यहाँ पे दर्शाया गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब आप जान रहे होंगे, इसको एक शब्द में ये हमारी भाषा में कहा जा सकता है, अस्पृश्यता को कहा जा सकता है छुआछूत। क्या कहा जा सकता है? छुआछूत। ये जो छुआछूत नाम का शब्द है, इसका अंत करने को किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 17 में उल्लिखित है। तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं आपको कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता मतलब, इसको मैं अब छुआछूत यहाँ लिख दिया हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं छुआछूत का अंत। क्या
अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को क्या किया गया है? छुआछूत को, अप्रस्यता को, छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया है कि कोई अब ऐसा नहीं बोल सकता, प्रतिबंधित किया गया है। पहले क्या होता था कि जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो गरीबों को नहीं छूते थे, उनका छुआ खाना तक भी खाना पसंद नहीं करते थे। तो इसको क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के तहत क्या कर दिया गया? इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। परंतु संविधान में अप्रस्यता को क्या किया गया है? संविधान में अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि इसको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन संविधान में जो है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे भैया, इसको जो ये अप्रस्यता है, अप्रस्यता को संविधान में अप्रस्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें आप ज़्यादा एक्शन नहीं कर सकते हैं। अप्रस्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसीलिए तो अभी हमारे भारत में क्या है, ये चीज़ें चल रहा है। अप्रस्यता का जो छुआछूत का निवारण है, अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या होता है? छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। आपको समझ में आई होगी बात। जो है इसको ये जो है अप्रस्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दूं इस अधिनियम को, ये जो अप्रस्यता का निवारण है, ये जो अप्रस्यता का निवारण, अप्रस्यता का निवारण अधिनियम, अप्रस्यता का निवारण अधिनियम, अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या किया गया है? अंतर्गत छुआछूत अंतर्गत छुआछूत एक क्या है? एक दंडनीय अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि छुआछूत एक क्या है? दंडनीय अपराध है। अब ये जो अधिनियम है, ये अप्रस्यता का निवारण अधिनियम है, इसको बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसको बदल कर दिया गया है आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या 1975 क्या कर दिया गया? सॉरी 1976 क्या कर दिया गया है? 1976 सिविल संरक्षण अधिनियम का एक कौन सा? 1976, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो ये कानून है आपका, इसको क्या किया गया है? संसद जो है, ये कानून को जो है संसद क्या किया गया? संसद के द्वारा निर्माण करके विधि का जो इसको कैसे लागू किया गया है? तो इसको संसद द्वारा विधि निर्माण करके लागू किया गया है। कैसे? विधि निर्माण करके लागू किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 17 है, इसमें जो है एक निरपेक्ष का अधिकार है। या अनुच्छेद 17 में क्या है? एक निरपेक्ष का अधिकार है, जिसको किसके द्वारा? संसद द्वारा विधि निर्माण करके लागू किया गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा अगला अनुच्छेद, आता है 18। कौन सा आता है? अनुच्छेद 18। अब आइए आपके साथ हम अनुच्छेद 18 के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। क्या लिखा गया है? उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत। क्या लिखा गया है इसमें? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कैसे? तो आइए इसको हम आपके साथ मिलकर समझते हैं। राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या किया गया है। उपाधियों का जो बहुत सारे उपाधि लेकर चलते थे ना, उनका क्या किया गया? अंत किया गया। इसमें क्या किया गया है कि जो उपाधि होगा वो किसको किसको मिलेगा भाई? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो उपाधि जो है आपका किसको मिलेगा? राज्य, राज्य को मिलेगा, सेना को मिलेगा, राज्य, सेना या विद्या। विद्या के अलावा संबंधी सम्मान, विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं मिलेगा। सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं मिलेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? कोई उपाधि प्रदान, कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात इसमें पॉइंट करके ये कहा गया है कि जो है भारतीय नागरिक के अलावा भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। भारतीय नागरिक क्या नहीं ले सकता? विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। जो भारतीय, इसमें अनुच्छेद 18 में साफ लिखा गया है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता। बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि वे जो विदेशी राज्यों से क्या नहीं कर सकते? तो उपाधि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज और कहा गया है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ, विश्वास के आदि के पद धारण कर सकता है। किसी के राज्य के अधीन लाभ, विश्वास के किसी पद के धारण कर सकता है। शर्त यह है कि यदि राष्ट्रपति का सहमति हो। जो भारत का नागरिक होगा वह लाभ के पद कौन कौन से होते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लाभ का पद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे कोई उच्च पद पर होते हैं। लाभ के पद पर मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि लाभ का पद क्या होता है कि जैसे सरकारी अधिकारी। क्या? सरकारी अधिकारी। तो ये क्या होते हैं? लाभ के पद होते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? विश्वास के किसी पद के धारण कर सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति की शर्त इसमें रहेगा, यदि तभी ये करेगा जब इसमें राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी, नहीं तो ये नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं, राष्ट्रपति की सहमति पर ऐसे अपने भाषा में हम इसको लिख लेते हैं। राष्ट्रपति के सहमति पर ही विदेशी विदेशी नागरिक विदेशी नागरिक जो है किसमें? राज्य के अधीन लाभ, विश्वास के राज्य के अधीन लाभ, विश्वास लाभ राज्य के अधीन लाभ, विश्वास के पद ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है। नहीं तो वो नहीं कर सकता है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय हो या विदेशी हो, भारत के लाभ के पद जो है क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धियां या
पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये इसमें जो है बाहर से जो है उपलब्धियां स्वीकार कर सकते हैं, जो आपके क्या होंगे, जो उपलब्धियां होंगे, भेंट होंगे, उपहार होंगे, बाहर से विदेशी राज्य से उपहार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति का स्वीकार होगा तभी होगा, इसके पहले नहीं होगा। राष्ट्रपति जब सहमति देगा तभी बाकी चीजें कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? तो ये रहा आपकी इतनी बातें, जो है समता का अधिकार, जो कि इसमें आपके संविधान में अनुच्छेद में लिखा गया है, जिस चीज को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बताइए आपको यहाँ तक कैसा लगा क्लास, आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्लास को देख करके? हमें कमेंट में अपना एहसास बताएं और लाइक करें वीडियो को, जो है क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के पास एकदम फैला दें इसको, ताकि हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए। तो इस चीज़ के विषय में आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारी क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। और यदि आपको पुराने क्लासेस नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को ओपन करेंगे, चैनल पर क्लिक करेंगे। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपका प्लेलिस्ट नामक एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे। उसमें आपको फोल्डर बाय फोल्डर आपके सब्जेक्ट के चैप्टर्स, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आप ढूंढेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी सभी लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो बताएं आपको क्लास कैसा लगा, आपको आनंद आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ के बाद हमारा जो है किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए हम अब क्या देखने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं। तो ये दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक भैया, आपका आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कहाँ तक दिया हुआ है? 19 से लेकर के 22 तक दिया हुआ है। तो चलें हम क्या करते हैं, पहले हमारा पहला अनुच्छेद लेकर के आते हैं, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 19 को लेकर के आते हैं और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, इस विषय में आपसे चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। क्या लिखा गया है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस बारे में हम चलिए आपसे चर्चा करेंगे। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आप बढ़िया से अपने आँख, कान, नाक, फेफड़ा सभी खोल के बैठ जाएं और ध्यान से पढ़ें। मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत लिया करेंगे मेरी बातों को। चलिए, इसमें जो है, इसके अंतर्गत जो है, मैं पहले आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं आपके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से। अनुच्छेद 19 1 से ले करके आपका आ जाएगा कहाँ, 19 6 तक। कितने? 6 अनुच्छेद जो हैं, इसमें 6 खंड दिए गए हैं। कितने? 6 खंड। जिसमें अनुच्छेद 1 में आपको क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कितने दिए गए हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिए गए हैं। जिसमें पहले तो मूलतः 7 थी, लेकिन अब जो है कितने हैं, 6 प्रकार की घोषित की गई हैं। अनुच्छेद दूसरे में जो है, मैं आपको बता दूं, दूसरे से जो 6 तक है, इन पर लगने वाले जो युक्त निर्वर्धन जो बात हैं उनको बताए गए हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है।
तो इसमें जो है कि यहाँ तक 19/1 से लेकर के 19/6 तक। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, 19/1 में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19/1 में भी आपके जो है 19/1 किसमें, 19 अनुच्छेद 19/1 आ, 19/1 आ के बारे में देख रहे हैं। ये आ से कहाँ तक, 6 इसका भी दिया गया है, जिसको हम क्या करेंगे देखेंगे बाई टू बाई। तो इसमें जो है एक का, सॉरी आ नहीं लिखते, का लिख लेते हैं, का खा गा में ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। 19/1 का क्या है, का, इसको हम देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, इस विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या दी गई है, भाषण और अभिव्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति की क्या दिया गया है, स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसी स्वतंत्रता के आधार पर आपके जो सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जो सूचना होती है, जो आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, किसी मंच पर भाषण दे सकते हैं, आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर जो और सारी चीज़ें होते हैं, जैसे आप कहीं सूचना पहुंचाना चाहते हैं तो अपने भाषण और अपनी अभिव्यक्ति अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये आपके अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत आता है। यदि इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे एक चीज़ आपको पहले मैं पॉइंट बता देता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ, क्या है इंडियन एक्सप्रेस भारत भारत बनाम संघ, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 19/1 का में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से में ही प्रेस की क्या है, स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। जो प्रेस है आपका न्यूज है, ठीक है, मीडिया है, ये जो है किसके 19/1 का के अंतर्गत ही, जो ये आपका अनुच्छेद 19/1 का है, इसके अंतर्गत ही क्या माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है कि वह किसी के बारे में भी छाप सकते हैं, यदि गलत हो, सही हो, अच्छा हो, प्रोत्साहन वाली बात हो, बहुत गलत किया हो, ये सब के बारे में जो है प्रेस अनुच्छेद 19/1 का के अंतर्गत ही क्या कर सकता है, अपनी जो है भाषा को रख सकता है, वो बोल सकता है, वो प्रदर्शित कर सकता है, इसलिए वो स्वतंत्र है। बताएं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद रहेगा अनुच्छेद 1 का, बिल्कुल याद रहेगा। जो स्वतंत्रता है, मीडिया है, वो क्या है, स्वतंत्र है। अब मतदान की उम्मीदवारी से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 1 का में ही क्या है, अंतर्निहित माना गया है। मतदान का जो उम्मीदवार होता है, इससे संबंधित मतदान का जो उम्मीदवार होता है, इससे जो क्या होते हैं, मतदाता का उम्मीदवार, सॉरी मतदाता का उम्मीदवार, मैं मतदान मतदान बोलूँ, मतदाता का उम्मीदवार जो होता है, इनका जो है, इनसे संबंधित जो सूचना का अधिकार होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो वो अनुच्छेद 19/1 के द्वारा ही अंतर्निहित माना गया है। ये किसके द्वारा, तो ये सर्वोच्च हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो है प्रेस को स्वतंत्रता मिलती है, तो प्रेस की जो है, यहाँ पे मैं बता दूं 19/1 का के तहत ही वो जो है प्रेस को स्वतंत्रता यहीं से मिलती है। इससे जो है आपको किसको, मतदाता के जो क्या होते हैं, मतदाता के उम्मीदवार की सूचना जो होती है, मतदाता के उम्मीदवार मतदाता के उम्मीदवार से संबंधित सूचना जो होता है,
वो भी इसी के द्वारा अंतर्निहित है। वो जो है सर्वोच्च न्यायालय इसी के द्वारा अंतर्निहित किया है इसको। ठीक है, तो ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 1 का किसका है? भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम उन अनुच्छेद 19(1) खा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1 खा में क्या दिया गया है। तो इसमें शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। बिल्कुल, इसमें क्या दिया गया है? शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार जो है अनुच्छेद 1 खा में दिया गया है कि कोई भी सम्मेलन में, कोई भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें हथियार लेकर के कोई नहीं जा सकता है, कोई हथियार नहीं रखा रहेगा। वो बिना हथियार रहित जो है कोई भी कार्यक्रम आयोजित या सम्मेलन वगैरह किया जाएगा। तो इस चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं आपका अनुच्छेद कौन सा देख लेते हैं। तो आपका देख लेते हैं हम अनुच्छेद एक सॉरी अनुच्छेद 19 का 1, 19 के 1 के बाद का खा गा। गा आता है हमारा अगला अनुच्छेद 19(1) गा। इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? इसमें संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाएंगे। संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है? तो आपके अनुच्छेद 1 गा में दिया गया है। संगम मतलब किसी से मिलने का, और ये सहकारी समिति मतलब कई सारे बैठक, समिति का मतलब आप समझ रहे होंगे, बैठक समूह वगैरह ये सब बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है? तो इसमें अनुच्छेद आपके 1 गा में दिया गया है। ये जो है 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी क्या कर लिया गया? पहले इसमें संगम बस दिया गया था, फिर इसमें जो है कब, इसकी मैं बात बता देता हूं। तो 97 संविधान संशोधन द्वारा क्या कर लिया गया? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर लिया गया? सहकारी समितियों को भी शामिल कर लिया गया, शामिल किया गया। पहले ये शामिल नहीं थे। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो है अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 19(1) घा। ठीक है, अनुच्छेद 19 घ की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या बोला गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। क्या? आबाद संचरण का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में
भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, आबाद संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 9(1) घ में क्या दिया गया है? तो आबाद संचरण का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अलग अगला जो है, अगला क्या है हमारा? 19(1) घ। 19(1) घ। 19(1) घ में क्या दिया गया है? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। भारत के किसी भी भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार जो है किसमें दिया गया है? तो वो आपके दिया गया है अनुच्छेद 1 घ में। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के आप कहीं भी किसी भी एरिया में रह सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19(1) अंगा। कौन सा आता है? अंगा। तो इसमें क्या आता है? भारत के किसी भी भाग में, अच्छा घा हमने डबल कर दिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा अंगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा? आपका आ जाएगा छा, एक छा। इसमें दिया गया है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। किसी को भी वृत्ति, आजीविका, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का क्या दिया गया है? इसमें अधिकार दिया गया है, व्यापार करने का अधिकार। तो ये भी अधिकार आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए इसके जो 6 अधिकार हैं वो आपको समझ में आया? ये 6 जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक जो हटाया मैंने, कौन सा, जिसको मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ कि अनुच्छेद 19 एक चा, एक चा जो है आपके संपत्ति के अधिकार को जो है हटा करके कहाँ कर दिया गया? जो है 300 के तहत कर दिया गया। किसको? अनुच्छेद 1 चा के जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? इसको मूल अधिकार से हटा करके कहाँ जोड़ दिया गया? मूल अधिकार से हटाकर कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 का। किसमें? अनुच्छेद 300 का के तहत जोड़ दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? और इसको बना दिया गया आपका कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इतनी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कहाँ तक? और ये जो है अनुच्छेद 19(1) तक हमने क्या कर लिया? अनुच्छेद 19 के बारे में पूरा जो है आपके साथ क्या कर लिए? देख लिए हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे किसको? तो अब हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 20 के। अनुच्छेद 20 की ओर चलते हैं, जिसमें आपके लिए कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 20 किसके बारे में देखेंगे भैया? तो हम देखेंगे अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 20 के विषय में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दर्शा लेते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया, जो हमने अनुच्छेद 19 के बारे में डिस्कशन किया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो है इसमें अनुच्छेद 20 का जो संबंध इस किससे है, मैं आपको बता दूं कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके, इसके जो है मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा जो है इसमें क्या कर सकते हैं मनमाने तरीके से। इसका मतलब यही है, अनुच्छेद 20 का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब यही है कि जो है भारत के या फिर राज्य के, किसके, राज्य का मतलब क्या होता है, भारत, राज्य के किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं किया जाए, इसका मतलब यही है। आपको इतनी बातें समझ में हो गया, आ गया होगा। ठीक है, नहीं किया जाए या नहीं कर सके, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि भूतलक्षी दंडिक विधियों के संरक्षण, इसके जो मैं आप बता रहा हूँ आपको, इसको आप थोड़ा सा शब्दों को ध्यान रखेंगे। इसमें भूत लक्षित, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भूतलक्षी दांडिका विधियों के भूतलाक्षी दांडिका विधियों से क्या संरक्षण, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, ठीक है, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको मतलब इसके तहत क्या कहा गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो इसमें कहा गया है साफ कि जो है वह व्यक्ति तब तक के लिए अपराध के लिए नहीं माना जाएगा जब तक के लिए कहा जाए कि उसका सबूत न मिल जाए कि वो वही व्यक्ति जो है इस प्रवृत्ति में, इस विधि के, इस नियम के अतिक्रमण में जो है रहा है, तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको दंडित नहीं किया जाएगा, अपराध उसका नहीं माना जाएगा। भूत लक्षी दंडिका विधियों का यह है, इसी को बोलते हैं सबूत। सबूत जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो क्या है, अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका भूत लक्षी दंडिका विधियों से संरक्षण का मतलब यही है कि मान लीजिए कि कोई कुछ अपराध हुआ है, उसमें वह व्यक्ति तब तक अपराध नहीं माना जाएगा, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य
उसने ऐसा कोई कार्य उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो उसने ऐसा कोई कार्य करते समय जो है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। ये किस में लिखा गया है? तो ये आपके बहुलक्षी दंडिका के विधियों के संरक्षण में लिखा गया है। अब इसमें क्या एक और क्या है ऑप्शन, एक जो है आपको और बता देता हूँ, ऑप्शन है आपका दोहरे दंड। जो दोहरे दंड होते हैं ना, जानते होंगे, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण किसी व्यक्ति को, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एकल दंड दिया जा सकता है, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। एक अपराध के लिए उसको एक बार ही दंडित किया जा सकता है, ठीक है। यह निषेध केवल न्यायालय दंड के संदर्भ में है, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को, इसका मतलब ये है, आप तो सब सही समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार, एक अपराध के लिए एक बार से, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए, ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आता है अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण। क्या आता है एक पॉइंट इसमें? अपने ही विरुद्ध, ये सब अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अपने ही विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण। तो इसमें दिया गया है कि अपने ही विरुद्ध क्या कर सकते हो? गवाही दे सकते हैं। आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, इसका मतलब यह है कि विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, तो उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो, ठीक है। इसका संरक्षण जो है किसमें दिया गया है कि जो है आप अपने ही विरुद्ध क्या कर सकते हैं? गवाही देने का जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको जो है शर्त इसमें दिया गया है कि उसको जो है बाध्य नहीं किया गया रहता है, वो अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है, तो ये चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा अगला जो है अनुच्छेद। अनुच्छेद आता है आपका 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में क्या कहा गया है? प्राण व एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या कहा गया है भैया? प्राण एवं दैहिक, ये तो शब्दों से आप समझ के जा रहे होंगे। प्राण एवं
एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तो आप शब्दों से आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा आपको समझाने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं पड़ने वाला। तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक आपको शब्द बताता हूं कि जो 24 अगस्त 2017 था, आपको मेन ये जानने की आवश्यकता है। इसका मतलब तो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें जो है एक निजात का अधिकार है। किसका? निजात का अधिकार, जिसको आप ध्यान रखेंगे। किसका? निजात का अधिकार। ये पॉइंट की बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। निजात का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जब 24 अगस्त 2000, कब? 24 अगस्त 2017, कब? 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय, क्या? 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजात का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए मौलिक अधिकार माना है। क्या माना है? इसे मौलिक अधिकार माना है। कब? 9 सदस्यीय, जब 9 सदस्यीय संविधान पीठ, क्या? संविधान पीठ ने निजात का, निजात का अधिकार मामले पर, अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए, निर्णय देते हुए इसे क्या माना है? इसे मौलिक अधिकार माना है। इसे मौलिक अधिकार माना है। किसको? निजात अधिकार को। अनुच्छेद 21 के तहत ही इसमें दर्शाया गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निर्णय के अनुसार निजात का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्भूत अंग है। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि ये अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के स्वतंत्रता का ये क्या है? यह जो है जीवन के स्वतंत्रता का अंतर्भूत अंग है। क्या है? जीवन के स्वतंत्रता का, जीवन के स्वतंत्रता का अंतर्भूत क्या है? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अंतर्भूत अंग है। इस विषय को आपको ध्यान रखना है। निजात का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रताओं के तहत स्वभावतः संरक्षित है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अब क्या करते हैं, इसमें अनुच्छेद 1 में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अनुच्छेद 21A में, किसमें? अनुच्छेद, अनुच्छेद 21A के बारे में आप जरा सुनेंगे और ध्यान से, कि अनुच्छेद 21A में जो है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 2002 द्वारा क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः इसमें अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बच्चों को अनिवार्य व
अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। क्या? निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या दी जाए? निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस चीज को अनुच्छेद 21A के बारे में आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में क्या किया है कि प्रयुक्त शब्द में जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के भी जो अनुच्छेद 1 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसमें जो जानवर हैं उनके भी जीवन को भी सम्मिलित किया गया है कि जितना इंसानों का जीवन मूल्यवान है, कीमती है, उतना ही क्या है जानवरों का भी क्या है जीवन कीमती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जानवरों को उत्पीड़न व मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार क्या है? जानवरों को। आप किसी जानवर को कैद करके नहीं रख सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। बताएं, आपको अनुच्छेद 21 समझ में आया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसमें अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जीवन के अधिकार में क्या है? मृत्यु के अधिकार सम्मिलित नहीं है भैया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जीवन के अधिकार में जीवन जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जीवन के अधिकार में क्या है? मृत्यु का जो है अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है? ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक शब्द आता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। बताएंगे आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, इसने भारत में स्वीकार इसे किया है कि किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका है, जीवन जो है रक्षक प्रणाली पर टिका है, जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? तो सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है? इसको जो है सक्रिय इच्छा मृत्यु, इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है? अनुमति नहीं दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन देकर किसी भी व्यक्ति का जीवन क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीज नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसका जीवन किसमें? मशीनों पर आधारित टिका हुआ है, कि वह अब मशीन से ही चल रहा है, मशीन के अलावा उसका जीवन नहीं है, तो मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। जीवन रक्षक प्रणाली जो है, मशीन को हटाकर उसका जो है जीवन समाप्त हो सकता है, किया जा सकता है। ये क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। और एक भाषा ये आता है कि सक्रिय सक्रिय इच्छा मृत्यु। ये जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है क्या होता है? उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि इसमें जो है शरीर का जो है क्या कैसे कर देते हैं? दवाई या इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये चीज आपको इसमें नहीं दिया गया है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगला आता है आपका कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद आपका आता है 22। कौन सा? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कौन सा आता है आपका? अनुच्छेद 22, ठीक है। अनुच्छेद 22 के बारे में अब हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो अनुच्छेद 22 में इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है भैया? थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसका मेन हेडलाइन क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसमें? कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से क्या दिया गया है, संरक्षण। तो इस विषय को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22(1) से लेकर के कहाँ तक, 22(2) तक में क्या दिया गया, किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी करने पर उसके जो है निम्न प्रकार मैं आपको बता दूं कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार जो है अनुच्छेद 22(1) से जो है, मैं आपको यहाँ ये बढ़िया चीज इसमें है, ये इसको सबको जानने का अधिकार है कि इसमें क्या बोला गया है। अनुच्छेद कहाँ से, 22(1) से 22(1) से 22(2) तक क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि हर व्यक्ति को, इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। कि भैया वो कैसे कोई भी आके पुलिस वाला पकड़ के उसको गिरफ्तार करके ले गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जब तक नहीं जानता है कि मैं किस वजह से गिरफ्तार हो रहा हूं, तब तक उसको क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि उसको जानना आवश्यक होगा कि वो किस वजह से क्या हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो ये किस में दिया गया है, तो आपके अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें अपनी रुचि के वकील से मामला जो है कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, अपनी रुचि से, अपनी रुचि से, अपनी रुचि से, अपनी रुचि के वकील जो उसके पसंद के होंगे, अपने पसंद के वकील जो है अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार। तो ये दो चीजें आप सभी ध्यान रखेंगे, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है अपने रुचि के वकील से अपना जो है मामला कोर्ट में प्रस्तुत करा सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अधिकार, प्रस्तुत करने का क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार है। इन 24 घंटों में अवकाश या यात्रा में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। आपका जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अनुच्छेद 22 तक जो है हमने पढ़ लिए हैं। तो बताएं आपको जो है क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।